हाँ तो भैया स्वागत है सबका अपनी पाठशाला में। अगला अपना टॉपिक है संकरण वाला, है ना। पिछली क्लास में अपन आउट क्रॉसिंग की पहली मेथड जो थी भिन्न संकरण, है ना, या कहें कि आउट ब्रीडिंग की पहली मेथड जो थी आउट क्रॉसिंग या भिन्न संकरण, उसको अपन पढ़ चुके थे। अब अपन संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग शुरू करते हैं। क्या होता है, कितने टाइप्स हैं, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, किस बेसिस पे काम करता है, सारी डिस्कशन करेंगे, लेकिन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट। बहुत खींच के लंबा यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेला संकरण वाला टॉपिक 3 दिन चलता है क्लास में, है ना, 3 क्लास लगती है। अब इतना लंबा अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा तो आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊँगा, है ना, तो पॉसिबल नहीं है दोनों ही तरह से। ठीक है, तो क्लास का जो चार्म है, जो मज़ा है, वो यहाँ नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम में काम आने वाली सारी चीज़ कवर हो जाए, है ना। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले तो संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग, नाम से ही पता चल रहा है क्रॉस, 2 अलग अलग चीज़ें हैं तभी वो क्रॉस कर रही है ना। अब यहाँ पे ली जाती है भिन्न भिन्न नस्ल, मतलब कि यदि नर है ब्राउन स्विस का तो मादा है साहिवाल की, और आने वाली नस्ल को कहा है करन स्विस। ठीक है, हाँ भैया, लिखाई बहुत अच्छी नहीं मिल पाएगी स्पीड से, इसलिए समझना, मेरी बातों को सुनना, इधर बोर्ड पे कम ध्यान देना, है ना। ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस क्या है, करन स्विस। ब्राउन स्विस का क्या है, नर, जो कि कैसा है, विदेशी, और साहिवाल कैसी है, मादा, जो है अपने देश की देसी नस्ल, और करन स्विस इन दोनों से आने वाली नई नस्ल। मतलब पहली क्वेश्चन तो ये बना कि नई नस्ल बनाने की मेथड कौन सी है, संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग। करन स्विस, ना तो साहिवाल नाम दिया ना ब्राउन स्विस नाम दिया, इन दोनों की संतान को एक नया नाम दिया करन स्विस। करन इसलिए क्योंकि करनाल हरियाणा में डेवलप की गई, और स्विस इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड की ब्रीड से तैयार हुई है ना। जो भी आपको स्विट्जरलैंड की नस्ल मिलेगी, ब्राउन स्विस का क्रॉस जो भी है उसमें स्विस लगा मिलेगा, और करनाल में बनाई हुई नस्ल के नाम में करन स्विस मिलेगा, करन स्विस, करन फ्रीज, है ना। तो करन स्विस हो गया। अब भिन्न भिन्न नस्ल से नई नस्ल, जो भी आप डिफरेंट लोगे तो न्यू मिलेगा। जैसे डिफरेंट ब्रीड्स ली तो न्यू ब्रीड मिली, नई नस्ल मिली, वैसे ही डिफरेंट आप यदि स्पीसीज लोगे, भिन्न जातियां लोगे तो नई जाति मिलेगी। जैसे एक गधड़े को पकड़ लिया, डंकी एस गधा, और गधे के साथ में घोड़ी का क्रॉस करवाया, ऐसे क्रॉस नहीं, उसको हाइब्रिड बोलना चाहिए। तो घोड़ी को जो है प्रजनन करवाया, गधे और घोड़ी, ये कॉम्बिनेशन नेचुरल नहीं है, हमने जबरदस्ती करवाया। तो गधा और घोड़ी से आने वाली संतान ना तो गधा होगा ना वो घोड़ी होगी, वो नया ही जीव होगा, नई स्पीसीज, तो उसको कहेंगे खच्चर। तो खच्चर बनाने के, खच्चर क्या है, अपने आप में एक नई स्पीसीज है, नई जाति है, ना तो वो इक्वस एसिनस है और ना वो इक्वस केबेलस है, वो इक्वस मूलस है, अपने आप में नई स्पीसीज। तो जब आप भिन्न स्पीसीज लोगे, भिन्न जातियां लोगे तो नई जाति बनी, वैसे ही भिन्न यदि आप नस्ल लोगे तो नई नस्ल बनी। और दूरियां जितनी ज़्यादा होगी, नए गुण उतने ज़्यादा आएंगे, संतानें उतनी ही ओज वाली, विगर वाली, है ना, पैदा होने वाली है, नए कैरेक्टर्स वाली आने वाली है। तो संतान जो है जब अच्छी आए और जब वो माता पिता से भी अच्छी हो जाए कुछ गुणों में, तो इसको कहते हैं संकर ओज या हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। हेटेरोसिस शब्द याद रखना, तीनों शब्द याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ कैसे हेटेरोसिस दिख रहा है, तो बोले ब्राउन स्विस का उत्पादन है 4800 से 5200 के आसपास। साहिवाल का उत्पादन है 2150 लीटर एक लैक्टेशन में, जबकि करन स्विस में उत्पादन मिलेगा आपको 3300 से 3400 लीटर। चमत्कार हो गया, कहाँ तो माँ का उत्पादन 2150 और बच्ची का उत्पादन 3400 लीटर। तो यहाँ पे तत्काल उन्नति, क्विक इंप्रूवमेंट पहली ही पीढ़ी में, जबकि भिन्न संकरण में ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ तत्काल उन्नति देखने को मिल रही कि 2150 से संतान में सीधे 3400 लीटर दूध हो गया, चमत्कार ही हो गया ये तो इसीलिए तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के टाइम में क्या हुआ, 1970 के बाद खूब ज़्यादा विदेशी पशुओं का वीर्य आयात किया गया, भारत में अच्छी नस्लों के साथ में क्रॉस करवाया गया। दूध का उत्पादन तो तत्काल बढ़ा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हुए। क्यों, वो आगे बताऊंगा। तो उत्पादन बढ़ गया, यहाँ पे मिल्क में फैट था 4.5%, यहाँ 4.7% हो गया, मतलब दूध उत्पादन बढ़ा, साथ में जो है फैट का परसेंट भी बढ़ गया। साहिवाल जो है 42 मंथ 42 महीने में जाकर के बच्चे को जन्म देती थी, पहला प्रजनन करती थी 42 महीने में। ये 32 महीने में ही पहला प्रजनन कर रही, मतलब दूध भी 10 महीने पहले देना शुरू कर दिया।
मतलब पूरे लाइफ में जो है प्रोडक्टिव टाइम भी बढ़ गया, वृद्धि दर भी बढ़ गई, जल्दी जवान हो गया पशु, उत्पादन भी जल्दी, मात्रा में भी ज़्यादा, है ना। तो कुल मिला के सारे अच्छे कैरेक्टर आ गए किससे? संकरण से। संकरण क्या करता है? जो अभी दिखा, वृद्धि दर बढ़ा देता है। भाई वृद्धि की दर बढ़ गई ना, प्रजनन की उम्र घट गई मतलब वृद्धि की दर बढ़ गई। अरे वृद्धि होएगी शरीर में तभी तो प्रजनन योग्य होएगा। मान लो क्या दिख ही रहा है कि 42 महीने में जाके वो प्रजनन के योग्य होता था। वह हम तो चाहते हैं कि पैदा होते ही प्रजनन कर दे, पर वो कर नहीं सकता ना, अभी शरीर में बदलाव नहीं हुए, प्रकृति चाहती नहीं है ऐसा। तो 42 महीने में जाके प्रजनन करती थी, हमने संकरण करवाया, विदेशी ने ऐसे कैरेक्टर दिए कि जो वृद्धि शरीर में 42 महीने में होती थी, जो चेंजेस 42 मंथ में होते थे वो 32 माह में ही हो गए। तो वृद्धि की दर बढ़ी, प्रजनन की उम्र घटी, है ना। समझना, इसको समझोगे तो समझ में आएगा। फैट का परसेंट बढ़ गया दूध में, उत्पादन दूध का बढ़ गया, पूरे जीवन काल में उत्पादन का समय बढ़ गया, टोटल लैक्टेशन बढ़ गए, दुग्धावस्था काल बढ़ गया। तो कुल मिला के सारे अच्छे कैरेक्टर आ गए और संतान माता पिता से अच्छी हो गई। इसीलिए कहा है कि संकर ओज इस विधि से आएगा। संकर ओज आता है, इसी को हेटेरोसिस कह दो, इसी को हाइब्रिड विगर कह दो, यह आएगा, है ना। अब जब फायदा होगा तो क्या होगा भैया? फायदा मतलब क्या? रुपये पैसे का फायदा, उत्पादन बढ़ा, दूध का उत्पादन बढ़ा तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब आर्थिक रूप से अच्छी विधि है, बाजार में बेचकर लाभ कमाने के लिए अच्छी, मार्केटेबल पर्पस से गुड है। इस विधि से तत्काल उन्नति मिलती पहली पीढ़ी में ही। इस विधि से दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन और जो तुम्हारे दिमाग में आए सबका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ना। दूध उत्पादन बढ़ता है 25 से 50% तक, दूध का उत्पादन इंक्रीज होता है 25 to 50% तक बढ़ जाता है। जैसे अपन ने कहा ना कि 2150 से 3400 हो गया, तो बोले 25 से 50% तक तो दूध बढ़ता है और 20 से 25% बढ़ता है मांस का, मीट का प्रोडक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रॉस ब्रीडिंग मेथड इज गुड फॉर विच वन? मीट प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन, दूध के लिए अच्छी है कि मांस के लिए अच्छी? तो आप कहोगे दूध ज़्यादा बढ़ रहा है, दूध के लिए अच्छी, लेकिन नहीं, आंसर देना मांस के लिए अच्छी। यही तो लॉजिक है बेटा। मांस के लिए क्यों अच्छी? क्योंकि मांस दूध की तरह सुबह शाम नहीं निकाला जाता, एक बार में फिनिश, लेकिन दूध सुबह शाम निकाला जाएगा और संतान का भी उपयोग किया जाएगा। अब संतान का उपयोग मतलब क्या? मान लो एक गाय लेके आए तो केवल गाय से ही मतलब है आपको, गाय की बच्ची से कोई मतलब नहीं? बोले नहीं सर, वो भी तो आगे दूध उत्पादन करेगी, अगली पीढ़ी से भी मतलब है। तो हमको पशु की अगली पीढ़ियों से मतलब है यदि दूध ले रहे हैं तो। यहाँ 4-5 पीढ़ी बाद संतान खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। क्यों बेकार हो जाती है वो अभी बताऊंगा मैं, अभी समझो कि बेकार हो जाती है और इसीलिए दूध उत्पादन नहीं ले सकते। आफ्टर 4 to 5 जनरेशन प्रोजेनी बिकम लॉस देयर मोस्टली गुड कैरेक्टर्स, अधिकांश अच्छे गुण को खो देगी संतान और वो माता पिता से भी बेकार हो जाएगी, इसलिए दूध के लिए ख़राब है। लेकिन मांस के लिए अच्छी, क्योंकि हमको संतानों से कोई मतलब ही नहीं है, पशु मोटा हुआ फिनिश। इसीलिए इस विधि का उपयोग मेनली किया जाता है मुर्गी और सूअर के लिए। आई बात समझ में? ये चीज़ ध्यान रखना भैया। अब 4-5 पीढ़ी बाद बेकार क्यों हो जाती है पहले ये समझ लो। मान लो आप लेके आपने क्रॉस करवाया ब्राउन स्विस और साहिवाल का, यही एग्जांपल समझो ना सबसे बढ़िया। करन स्विस आ गई, 3300 से 3400 लीटर उत्पादन करेगी। कब करेगी? जब वो भैयू पैदा करेगी। और भैयू पैदा करने के लिए करन स्विस को आप किससे मिलाओगे बताओ? आप कहोगे सर ब्राउन स्विस से मिलाएंगे। तो एक बात याद रखो, विदेशी पशु के गुण, ये क्वेश्चन सारे ही आए हुए हैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये भी पूछा गया जो अभी लिख रहा हूँ। विदेशी पशु के गुण मैदानी भागों में, अपने यहाँ अपने देश में मैदानी भागों में 50% अधिकतम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीमार होना शुरू हो जाएगी। क्यों होगी वो अभी आगे बताऊंगा। पहाड़ी क्षेत्रों में 62.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एनी हाउ कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पशु की डेथ हो जाएगी। क्यों? तो समझो भैया, आपने क्रॉस क्यों करवाया? एक काम करो, एक जोड़ा ले आओ ब्राउन स्विस का, नर मादा का। बोले नहीं ला सकते सर, यहाँ की गर्मी सहन नहीं कर पाएगी, यहाँ की बीमारियों में मर जाएगी।
हमारा पशु 1000 सालों से यहीं रह रहा है, यहीं विकसित हुआ है, वो यहाँ के तापमान में, वातावरण में, बीमारियों में खुद को ढाल चुका है, इसलिए बीमार नहीं होता, मरता नहीं आसानी से। बस यही कारण है कि हम क्रॉस करवा रहे ताकि देसी के गुण भी रहें और विदेशी के भी रहें, विदेशी के उत्पादन वाले आ जाएं और देसी के रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले यहाँ पे ढल जाने वाले गुण रहे। अब आप पशु में 50% से ज़्यादा विदेशी के गुण घुसेड़ दोगे क्रॉस करवा करवा के, तो विदेशी के गुण ज़्यादा होने से यहाँ बीमार ज़्यादा होएगा और बीमार पशु क्या खाक उत्पादन करेगा, उल्टा खर्चा करवाएगा। वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में 62.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ का वातावरण और ज़्यादा कंफर्टेबल है कि विदेशी से अगर क्रॉस करवाते हो तो वहाँ और 62.5% तक भी चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप कहो कि 75% से ज़्यादा कर देंगे तो मर ही जाएगा। एक काम करो, विदेशी पूरा बनाने पे तुले हो तो इतनी मेहनत क्यों करते हो क्रॉस करवाने की, एक जोड़ा ले आओ। तो बोले नहीं ला सकते, बस तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। आप कहोगे नहीं करवाएंगे ब्राउन स्विस से क्रॉस, हम तो साहिवाल से करवा देंगे। तो भैया साहिवाल से यदि आप क्रॉस करवाओगे करन स्विस का तो उत्पादन 3300 से 3400 लीटर से बढ़ेगा कि घटेगा अगली पीढ़ी में? 2150 की तरफ आने लगेगा साहिवाल के पास जाओगे तो फिर क्या करें सर, करन स्विस करवा देंगे। करन स्विस का आपस में करवाओगे तो ये तो अंतः प्रजनन हो गया, इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग में भी अगर निकट संबंधी हुए तो क्लोज ब्रीडिंग, और इनब्रीडिंग के कारण होने वाली हानियां मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने लगेगा, अंतः प्रजनन हास होने लगेगा, फिर बीमारियां आएंगी, पैतृक बीमारियां आ जाएंगी निकट संबंधी मिलाने से। कुछ भी कर लो तुम, आफ्टर 4 to 5 जनरेशन प्रोजेनी बिकम लॉस देयर गुड कैरेक्टर्स, खो देगी अपने अच्छे गुणों को कुछ पीढ़ी बाद। इसीलिए दूध के लिए दूरगामी या लंबे टाइम के लिए सोचो तो खराब है, तुरंत तो लाभ है, मांस में फायदा है। क्यों? बोले एक अच्छी नस्ल का सूअर लिया, एक अच्छी नस्ल की सूरी ली, दोनों को पकड़ा, क्रॉस करवाया, आने वाली संतान खूब मोटी ताजी जल्दी से वृद्धि करने वाली हो गई, तो हमको उससे करना क्या है, ना दूध लेना ना कुछ करना, उसको तो फिनिश करवाना है। तो बोले ठीक है, ये अच्छा है, सूअर के लिए अच्छा है, मुर्गी के लिए अच्छा है, ब्रॉयलर के लिए उनसे कोई उत्पादन नहीं लेना। तो मांस के लिए ये अच्छी मेथड है, दूध के लिए खराब मेथड है। आई बात समझ में? खराब इन द सेंस कि मेंटेन नहीं कर पाते हैं, 4-5 पीढ़ी बाद खराब होने लगती है ना। और यही कारण है कि वर्तमान में अपने यहाँ बहुत अच्छी नस्ल नहीं बची, क्योंकि जो अच्छी नस्लें थी बहुत अच्छी, क्रॉस करवा के जो है उनकी आने वाली संतानें सब क्रॉस हो गई और शुद्ध नस्लें अब बची नहीं अपने हाथ में। तो कुल मिला के इस विधि द्वारा धीरे धीरे उत्पादन घटता है, बीमारियां बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, मृत्यु दर बढ़ने लगती है ना। इसलिए ये मेथड दूध उत्पादन के लिए खराब, मांस के लिए बेस्ट मेथड है। इसमें भी पूछ ले मांस के लिए तो ट्रिपल क्रॉसिंग, त्रिसंकरण बेस्ट है। अब आगे पढ़ाऊंगा, आज नहीं, द्विसंकरण, त्रिसंकरण, बैक क्रॉस है ना, और टॉप क्रॉस, ये चारों इसमें बताऊंगा। उनसे क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, वो अगली क्लास में। अभी समझो कि त्रिसंकरण मांस के लिए बेस्ट है, ठीक है। और इस विधि के द्वारा वांछित गुण, जैसे अपन ने कहा 3300 से 3400 लीटर मजा आ गया, लड्डू बांट दिए अपन ने, पर इस 3300 से 3400 को बनाए रखना पॉसिबल नहीं है अगली पीढ़ी में, है ना। तो वांछित गुणों का स्थिरीकरण संभव नहीं है इस विधि से। ये तो अपोजिट है अंतः प्रजनन का। कहाँ एक जैसी नस्ल थी, कहाँ भिन्न भिन्न नस्ल है। वहाँ समानता बढ़ रही थी, यहाँ भिन्नता बढ़ेगी। वहाँ होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, यहाँ हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ेगी। वहाँ समरूपता बढ़ेगी, यहाँ विषमरूपता बढ़ेगी। वहाँ पैतृकता बढ़ रही थी, यहाँ पर भिन्नता बढ़ रही है। वहाँ नए गुण नहीं बढ़ रहे थे, एक समान गुण बढ़ रहे थे, यहाँ पर नए नए गुण लाने की, ये तो विधि ही नया गुण विकसित करने की है। नया गुण क्या, नई नस्ल विकसित कर दी। तो कुल मिलाकर के ये विधि अपोजिट है अंतः प्रजनन से गुणों में। आई कथा समझ में? तो ये चीज़ ध्यान रखना भैया, यही सारी बात लिखी हुई है ना, कि इसमें मन चाहे गुण उत्पन्न कर सकते हैं, जो मन करे वो कैरेक्टर माता पिता में चूज कर लो, संतान में आ जाएगा। मन चाहा गुण उत्पन्न करने की विधि, बाजार में बेच के लाभ कमाने की विधि, आर्थिक रूप से लाभ देने वाली विधि, नई नस्ल लाने की विधि, है ना, तो वो क्या है, संकरण है। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तत्काल उन्नति की विधि संकरण है ना। तो ये चीज़ भैया ध्यान रखना कि संकरण का क्या उपयोग हो सकता है। अब बच गया यहाँ से एग्जाम्पल, तो मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ यहाँ से। ये जो मैंने आंकड़े लिखे थे 20 से 25%, 25 से 50%, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। सारे कैरेक्टर जो भी बताए हुए एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है संकरण वाला, और
पूछने वाले को भी इसमें बड़ा मज़ा आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब जो एग्जाम्पल, जो कॉमन एग्जाम्पल है, एक तो है करण स्विस, एक है करण फ्रीज, एक है जरसिंद, है ना, एक है मेहसाना, ये तीनों थे गाय के, ये है भैंस का, है ना, और एंग्लो न्यूवियन, ये है बकरी का, और अंत में बच गया भेड़ का हिसारडेल। ये सब भारतीय संकर नस्लें हैं। कैसे हैं? करण स्विस ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है, करण फ्रीज एचएफ और एचएफ फ्रीज, करण फ्रीज है ना, एचएफ और थारपारकर का, बिल्कुल थारपारकर का ही क्रॉस है। जरसिंद नाम से पता चल रहा है जर्सी और सिंधी का क्रॉस है। मेहसाना मुर्रा और सुरती का क्रॉस है। एंग्लो न्यूवियन, एंग्लो न्यूवियन जमुनापरी और न्यूवियन, इजिप्ट मिस्र सूडान की नस्ल है न्यूवियन, उसका क्रॉस है। हिसारडेल जो है, हिसारडेल क्रॉस है अपना मेरिनो और बीकानेरी का। अब इन सारे एग्जाम्पल में, है ना, मुर्रा में को मेहसाना को छोड़ दो क्योंकि इनमें तो दोनों ही नस्ल भारतीय ली गई है ना, लेकिन बाकी जो सारे एग्जाम्पल है जिनमें विदेशी लिया गया है एक, उनमें सब में आप देखोगे कि नर विदेशी है, लेकिन एकमात्र एंग्लो न्यूवियन जो है बकरी, इसमें नर जो है ये देसी है, जमुनापरी अपनी इटावा आगरा की है। तो विदेशी लोग जो है, इजिप्ट के लोग अपने यहाँ से नर ले जाते हैं उनके वहाँ क्रॉस करवाने के लिए। एकमात्र नर है भारत का जिसने विदेशों में भी भारत के झंडे गाड़ दिए हैं, एंग्लो न्यूवियन के लिए जमुनापरी ने। तो ये ध्यान रखना भैया, जमुनापरी एकमात्र विदेशी लोग जो है इसका उपयोग करते हैं क्रॉस में, भारतीय नस्ल है जमुनापरी बकरी की। बाकी सारे याद रखना, करण स्विस ब्राउन स्विस साहिवाल का क्रॉस है, करण फ्रीज एचएफ थारपारकर का है ना, दोनों में ही करण करण लगा क्योंकि करनाल हरियाणा से विकसित की गई है। नाम ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कहाँ से विकसित की गई है ना, होलिस्टन फ्रीजियन का फ्रीज ले लिया है यहाँ पे, इसलिए करण फ्रीज नाम दे दिया। जरसिंध जर्सी सिंधी नाम से पता चलता है। मुर्रा और सुरती का क्रॉस है, मेहसाना भैंस का क्रॉस है ये, है ना। एंग्लो न्यूवियन जमुनापरी न्यूवियन का, हिसारडेल मेरिनो और बीकानेरी का। वर्ल्ड की बेस्ट ब्रीड है शीप की मेरिनो, भेड़ की मेरिनो, है ना, और भारत की अच्छी नस्ल है बीकानेरी, इन दोनों का क्रॉस है हिसारडेल। ये याद रखना एग्जाम्पल सारे, है ना। एग्जाम्पल और भी कई सारे हो सकते हैं, जम्मे का होप हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन कलेक्शन में है, आप जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कलेक्शन को, है ना। तो भैया आज के लिए इतना काफ़ी है, सारे पॉइंट्स कवर हो ही गए हैं, एक बार नोट्स में देख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा इसमें। हाँ, इसके जो टाइप्स बचे हैं, है ना, टाइप्स में द्विसंकरण, त्रिसंकरण, भिन्न संकरण, चरम संकरण, सॉरी भिन्न संकरण नहीं, चरम संकरण, टॉप क्रॉस और बैक क्रॉस, पितृ संकरण। तो ये जो चारों हैं इनकी चर्चा अगली क्लास में होगी। आज इतना ही काफ़ी है, लेक्चर लंबा हो जाएगा। पढ़ते रहो, साथ में वीडियोस को सुनते रहो, सुनने से चीज़ें याद होती है ना। जहाँ डाउट हो वो पूछो, डाउट क्लियर करो, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो, फालतू की बातों में नहीं पड़ना है, मोरल डाउन नहीं करना है, तैयारी को जारी रखना है, तैयारी बंद नहीं करना। पहले भी बोल चुका हूँ कि टारगेट सेट करो, रोज़ टारगेट बनाओ, छोटा छोटा टारगेट बनाओ कि मुझे आज ये एक चैप्टर खत्म करना है तभी खाना खाऊंगा। आई बात समझ में? खाना तभी खाना जब चैप्टर खत्म हो। छोटा छोटा टारगेट बनाओ, बिना टारगेट के पढ़ोगे तो पूरा दिन बैठे रहोगे, एक ही पन्ने को लेके पलटी मारते रहोगे पर याद नहीं होगा। टारगेट बनाओ कि मुझे 1 घंटे में इतने पेज पढ़ने हैं। चलो काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक मतलब इसी के ही बची हुई मेथड्स, है ना। ठीक है भैया।